नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आज बात करेंगे इसके भाग 5 के विषय में। भाग 1 में हमने बात करी थी आपके अम्ल, क्षार और सूचकों की परिभाषाओं के विषय में। भाग 2 और 3 में समझा था अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं के विषय में। भाग 4 में बात करी थी पीएच स्केल के महत्व को लेकर के। और आज बात करेंगे भाग 5 के विषय में, जो कि है लवणों के बारे में। इस वीडियो से आप एक योग्यता का विकास करेंगे, और वो योग्यता क्या है? आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में लवणों की क्या उपयोगिता है, या फिर हम आम जीवन में कौन कौन से लवणों का उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और समझते हैं कि लवण के साधारण गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो भाई, जो लवण हैं उनमें से अधिकतर लवण कैसे होंगे? क्रिस्टलीय रूप में आपको मिलेंगे, चूर्ण अवस्था में आपको मिलेंगे, पाउडर की अवस्था में आपको क्या होंगे? मिलेंगे। दूसरा, ये जितने भी आपके पास लवण हैं उनमें से बहुत सारे लवण या अधिकतर लवण जल में कैसे होंगे? पूर्ण रूप से घुलनशील। जैसे कि आपका नमक है, खाने का जो नमक है आपका, वो जल में क्या है? पूर्ण रूप से कैसा है? घुलनशील। और किस अवस्था में है? चूर्ण अवस्था में। तो क्रिस्टलीय हुई कि नहीं हुई? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है वो है ये है कि ये क्या करते हैं भाई? गलित अवस्था में तो विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन अगर शुष्क रखे हैं या ठोस अवस्था में है, पानी नहीं है, तो विद्युत का चालन ही नहीं करेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं? आपको एक काम देते हैं भाई। एक तरफ हम एक विलयन लेते हैं। विलयन किस चीज का? नमक का विलयन ले लो, यानी लवण का विलयन ले लो, और उस विलयन में परिपथ जोड़ देते हैं। अब परिपथ में क्या है भाई? बैटरी आप जोड़ेंगे, स्विच आप जोड़ेंगे, बल्ब आप जोड़ेंगे, और एनोड कैथोड जोड़ के उस परिपथ को संपूर्ण कर लेंगे। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे? एक शुष्क बोरी लेंगे या शुष्क नमक की एक पूरी बोरी लेंगे, जिसमें भी आप क्या करेंगे? पहले के अनुसार ही परिपथ जोड़ देंगे। अब क्या होगा कि ये जो परिपथ आपने बनाया है, दोनों में आपने स्विच लगा दिए। अब हम क्या कहेंगे कि भाई आपको क्या करना है? हम स्विच ऑन करेंगे और आपको इनमें क्या करनी है? अपनी उंगली डाल के देखनी है। देखते हैं भाई करंट आता है या नहीं आता। और आपके पास विकल्प है कि आप क्या करें? इन दोनों में से किसी एक में डाल सकते हैं अपनी उंगली। तो आप क्या करिएगा? आंख बंद करके वो जो बोरी वाला आपका है उसके अंदर आप उंगली छोड़िए, हाथ डाल दीजिएगा, तो भी आपको करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो लवण है ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। अब वहां तो ना जल है ना विलयन है। शुष्क अवस्था में कौन से विद्युत का चालन? तो भाई जब विद्युत का चालन नहीं हो रहा तो भाई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, और जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो भाई करंट लगेगा क्या? तो करंट लगेगा ही नहीं। लेकिन जलीय विलयन में अगर आपसे कोई कहे तो भूल के भी उंगली नहीं डालनी है उसके अंदर। बात समझ में आ गई? तो पहला जो आपका गुणधर्म है वो है कि ये अधिकतर ठोस अवस्था में आपको मिलेंगे, क्रिस्टलीय रूप में मिलेंगे। दूसरा है कि अधिकतर जल में घुलनशील होंगे। तीसरा है कि गलित अवस्था में विद्युत का चालन होगा, परंतु शुष्क अवस्था में या ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं पहले लवण से, यानी कि साधारण लवण से, जो कि हमारी किचन से संबंधित है, या फिर हम कहें कि भाई जब खाने में नमक कम हो जाता है तो हम जिस नमक का इस्तेमाल करते हैं वो है आपका साधारण नमक। नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी टेबल सॉल्ट। भाई आप कहो कि मैम टेबल सॉल्ट दे दो, या फिर सोडियम क्लोराइड दे दो, साधारण नमक दे दो, NaCl दे दो, ये सब कौन सा है? खाने का नमक है, जो आप रोज इस्तेमाल करते हो। बनाते कैसे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब की जाती है तब आपका मिलता है सोडियम क्लोराइड और जल। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हुआ? HCl। और ये क्या है? आपका प्रबल अम्ल है भाई। कौन है ये? प्रबल अम्ल है। अब दूसरा कौन है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन है? आपका प्रबल क्षार है।
दोनों की अभिक्रिया से आपको उदासीन लवण की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति हो रही है? उदासीन लवण और जल की। तो ये वाली जो अभिक्रिया आपकी बनी है, ये अभिक्रिया कौन सी है भाई? उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं, जो कि हमने क्या करा था? पढ़ी थी। कब पढ़ी थी भाई? हमने हमारे पिछले भाग में इसका अध्ययन किया था कि जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल अभिक्रिया करके उदासीन लवण बनाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर होती है। तो पता चल गया भाई, आप जो टेबल सॉल्ट या खाने का नमक है कैसे बनेगा? HCl NaOH से क्रिया करके NaCl और आपको क्या देगा? जल देगा। अब देखेंगे कि ये वाला जो नमक है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण का जब हम निर्माण करते हैं तो कच्चे पदार्थ या अभिकर्मक समझ लीजिए, इस रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम क्लोराइड या NaCl का इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इस समय करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे जो है बनाया कैसे जाता है। तो भाई पुराने जमाने में, अब तो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आ गई हैं और अच्छी प्रक्रिया के द्वारा इसे बनाते हैं, पर बहुत प्राचीन समय में इसे कैसे बनाया जाता था? भाई समुद्र हुआ करते थे हमारे पास, और उन समुद्रों में पानी कैसा होता है? खारा होता है, जो कि लहरों के साथ बह करके कहाँ आ जाता है? किनारे पे आ जाता है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं? उस समय वहां पर जो नमक इकट्ठा होता है उसे क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। तो वाष्पीकरण जो है, प्राचीन समय में नमक प्राप्त करने की विधि भी थी और सबसे आसान विधि भी यही थी। क्योंकि क्या होता है, समुद्र में तो बहुत सारे लवण विद्यमान होंगे कि नहीं होंगे? उसमें से हम क्या करते थे? हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उसको क्या करते थे? पृथक कर लेते थे। अब जो बचे हुए लवण हैं उनमें क्या होता था भाई? सोडियम क्लोराइड तो निकल गया, अब अशुद्धियां भी हैं और भी कई लवण हैं। उनमें से एक और लवण हमें प्राप्त होता था जिसे हम खनिज नमक कहते थे, रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो कि क्या होता है? भूरे रंग का हमको प्राप्त होता है। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं दूसरे लवण के विषय में, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई? बोलो मेरे साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको साधारण भाषा में हम कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा। बाहर जाओ मार्केट में और बोलो कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दे, हो सकता है लोग ना समझे, पर अगर आप कास्टिक सोडा मांगेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, जो कि क्या है? प्रबल क्षार है भाई। क्या है ये? आपका प्रबल क्षार है, क्योंकि जलीय विलयन में बहुत शीघ्रता से OH- आयन ये दान में दे देता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाहित जब हम करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको क्या होता है? मिलता है। भाई हमने अभी पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के उपयोग में कि हम क्या करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या विरंजक चूर्ण जो है बनाते हैं, उस समय कच्चे पदार्थ के रूप में हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड को काम में लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब आप जल से कराएंगे, उस समय आपको क्या होगा भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। अब अभिक्रिया में क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है और आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अब चूंकि क्लोरीन मिल रहा है तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई है? क्लोर क्षार। क्लोरीन मिला इसलिए क्लोरीन, और आपका क्षार मिला है NaOH इसलिए क्षार हो गई। तो भाई देखो यही लिखा है, क्लोरीन मिलता है इसलिए क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि क्या है? क्षार है। इसलिए अभिक्रिया कैसी हो गई है? क्लोर क्षार अभिक्रिया हो गई है। बात समझ में आ गई? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? प्रबल क्षार है। मिलता कैसे है? सोडियम क्लोराइड की जब जल से अभिक्रिया होती है तब ये आपको मिलता है। साथ में कौन मिलता है? क्लोरीन और हाइड्रोजन। प्रक्रिया कैसी हो गई भाई? क्लोरीन मिल रहा है, क्षार मिल रहा है, तो प्रक्रिया कैसी हो गई? क्लोरो क्षार हो गई। क्षार कौन है? NaOH है।
क्लोरो कौन है? क्लोरीन है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मिलता कैसे है। तो भाई हमने क्या करा है, एक बीकर ले लिया बड़ा सारा। इस बीकर के अंदर हमने क्या करा है, नमक का घोल, यानी कौन है नमक भाई? सोडियम क्लोराइड। कौन है भाई? सोडियम क्लोराइड आपने इसके अंदर डाल दिया। एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया, लगा दिया कि नहीं लगा दिया? ठीक, परिपथ बना दिया। अब आप देखो कि ये जो एनोड है इस पर तो कौन आपको प्राप्त होगी? क्लोरीन आपको प्राप्त होगी। और कैथोड पर आपको प्राप्त होगी हाइड्रोजन। साथ ही में आपको क्या मिलेगा भाई? NaOH, जिसे आपको प्राप्त करना था। बात समझ में आ गई? इसका मतलब NaCl का जो है विभाजन, या हम कहें कि अपघटन या विघटन, या ये कैसे विघटित होगा, टूटेगा कैसे? तो ये Na+ और किस में टूटा है? Cl- में। और जल किस में टूटता है भाई? तो सबको पता है, बोलो फटाफट, H+ और OH- में। तो एनोड पर हमको क्या मिला है भाई? हमको क्लोरीन मिलती है। और क्लोरीन को कैसे लिख सकते हैं भाई? कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इसलिए उस पर कौन आता है? माइनस आता है। तो जब माइनस और माइनस वाली क्लोरीन ऐसे मिलेगी तो क्या बनेगा? क्लोरीन गैस आपकी निर्मित होगी। कैथोड पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? आपके H2 गैस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब विलयन में क्या मिला है भाई? तो विलयन में Na+ और OH- आपको मिलता है, जो कि क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रबल क्षार मिलता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं विरंजक चूर्ण के विषय में, जो कि क्या है? तीसरा लवण है। भाई ये जो विरंजक चूर्ण है इसको क्या कहते हैं भाई? ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। और इसका सूत्र क्या है? CaOCl2। ये बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, या फिर CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, या फिर इसे क्या कहते हैं। किसी भी तरीके से ये प्रश्न आपके आ सकता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर, बुझा हुआ चूना है, कौन सा है भाई? बुझा हुआ चूना। ठीक है भाई, उस पर क्लोरीन की क्रिया से इसका निर्माण हम करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास, बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन गैस आपने प्रवाहित करी है, तो श्वेत रंग का अवक्षेप मिलता है, चूर्ण मिलता है, पाउडर मिलता है, जो कि क्या है? विरंजक चूर्ण है। जल के साथ आपको मिलता है। ये जल के अणु का क्या होता है? निष्कासन यहाँ पर होता है। बात समझ में आ गई? अब इस विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो भाई कागज फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं, सूती वस्त्र या लीलन में भी इसका उपयोग करते हैं, वस्त्रों की रंगाई वगैरह में भी क्या होता है? इसका उपयोग हम करते हैं। लॉन्ड्री में यानी कपड़े साफ करने में भी आप इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और पानी से जीवाणु मुक्त करने के लिए भी क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जितनी बार हम सूत्र को, उसके रासायनिक नाम को, साधारण नाम को बोलेंगे, उतनी बार हमको क्या होगा? याद होगा। तो आप क्या करा करें? मेरे साथ बोला करें। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं बेकिंग सोडा के विषय में। और ये बेकिंग सोडा आप क्या करिएगा? मम्मी से पूछेगा कि मम्मी बेकिंग सोडा घर में रखा है क्या, तो वो बता देंगी कि बेकिंग सोडा है या नहीं। और आप उसे देख भी लेना कि वो कैसा दिखता है। चूर्ण अवस्था में होता है, श्वेत रंग का वो होता है। क्या बोलते हैं भाई इसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या हुआ? NaHCO3। क्या हुआ बोलो? NaHCO3। बोलो NaHCO3। बनता कैसे है भाई? हमने कहा था कि जब हम विरंजक चूर्ण बनाएंगे, आपका बेकिंग सोडा बनाएंगे, तब हम कच्चे पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड।
और ले लिया है जल, और क्या डाला भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की है, साथ में अमोनिया भी प्रवाहित किया है। क्या मिला है हमको, बेकिंग सोडा आपका मिला है, साथ में अमोनियम क्लोराइड आपको मिला है। क्या मिला है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कौन है, अमोनियम क्लोराइड। और ये देखिए ये इस तरीके का आपका जो है बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिखता है। एग्जाम में कंफ्यूज हमको नहीं होना है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन आया तो बीच में हाइड्रोजन लगा देना है भाई, बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। भाई हम क्या करते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन का भोग लगाते हैं। ये जो स्वादिष्ट व्यंजन है इनको बनाने में, अब कौन से व्यंजन भाई, स्पंज बनाने में, यानी आप जब केक बनाते हैं, खमन बनाते हैं, इडली सांभर बनाते हैं, बहुत सारी चीजों में हमें स्पंज की जरूरत होती है। उस समय हम क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग हम करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हम करते हैं। एंटासिड के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि ये कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। तो जब पेट में अम्ल बढ़ जाता है, एसिडिटी होती है, तो एंटी एसिड्स यानी एंटासिड्स, ठीक है, जो एसिड का विरोध करे, अम्ल का विरोध करे, प्रति अम्ल जो है उसका उपयोग हम करते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल अग्निशामक यानी अम्ल की जो है आपकी अम्लीयता उसको शांत करने में भी इसका काम आता है। खाने की वस्तुओं को मुलायम और स्पंजी हमने बात करी ली, केक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम इसको काम में लेते हैं। बात समझ में आ गई। ये कौन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बात क्लियर है, चले आगे। अब बात कर रहे हैं धावन सोडा के विषय में। धावन सोडा वो बेकिंग सोडा, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कौन है, सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण से हमको क्या मिलता है, धावन सोडा मिलता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु है, तो जल का क्या है, क्रिस्टल इसमें उपस्थित है, इसलिए क्या होता है, हमको ये मिलता है। क्या नाम है इसका, धावन सोडा नाम है। बात समझ में आ गई। अब देखो ये कैसा लवण है, क्षारकीय लवण है। क्षार के, धावन सोडा कपड़े धोने में जो काम में लिया जाता है वो है ये, तो वो तो क्षार ही होता है कि नहीं होता भाई। तो ये देखो सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे करेंगे, जल से करा देंगे, तो क्या मिलेगा भाई, आपको मिल जाएगा आपका धावन सोडा, या फिर हम कहें कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण, यानी कि आपको 10 जल के अणु के साथ ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं भाई, हमने अभी बात करी साबुन में, डिटर्जेंट में, और क्या काम करते हैं, दोनों साफ सफाई का काम करते हैं। तो भाई देख लो, कांच साबुन या कागज उद्योग में हम काम में लेते हैं, क्या काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। बोरेक्स उत्पादन में या फिर जल की कठोरता को दूर करने में भी हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब ये देखो क्या है, ये यहाँ पर 10 जल के क्रिस्टल क्या है, मौजूद हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो क्रिस्टल हैं ये क्या होते हैं, यानी जल का अगर आप क्रिस्टलीकरण करोगे तो क्या होता है भाई, लवण के एक सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई का मतलब हो गया है आपका कि भाई ये एक सूत्र इकाई में जितने भी जल के अणु विद्यमान होंगे वो क्या होंगे, आपके जल का क्रिस्टलीकरण या फिर जल के क्रिस्टल की संख्या आपको बताएंगे। बात समझ में आ गई। उदाहरण हम देख लेते हैं फटाफट। देखो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5 जल के अणु हैं। धावन सोडे की हमने बात करी है जिसमें अभी कितने हैं, 10 जल के अणु विद्यमान हैं। फेरस सल्फेट में 7 होते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर आप कहें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, उसमें कितना विद्यमान है, आधा जल का अणु विद्यमान है। कितना भाई, आधा जल का अणु विद्यमान है। जिप्सम में 2 जल के अणु विद्यमान होते हैं। तो ये क्या है, क्रिस्टलीकरण रूप है। किनका रूप है भाई, ये जो भी आपके सूत्र लिखे हुए हैं उनके साथ अलग अलग
संख्या में क्या लिखे हुए हैं, जल के अणु विद्यमान हैं, वो आपके पास संख्या के रूप में लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब सोचो कि अगर मुझे ये जल के अणु निष्कासित करने हो, हटाने हो, तो कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास में प्रयोग। बिना प्रयोग के हम काम नहीं करेंगे। तो आज का प्रयोग क्या है भाई, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म करने पर क्या प्रेक्षण प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया है आपका CuSO4 और ये किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नीला तोता भी आप कहते हैं। अब क्या करें, आप जो है कॉपर सल्फेट को एक परख नली में लें और परख नली में लेकर के बर्नर से इसे गर्म करें। ठीक, अब गर्म करने के बाद हो क्या रहा है कि आप क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो जल की जो बूंदें हैं उनको एक अलग बीकर में आप इकट्ठा कर लें और ये जो गहरा नीला आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका कॉपर सल्फेट जो है वो है। जब आप इसे और गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये नीला कलर किस में परिवर्तित होगा, श्वेत रंग में क्या होगा, परिवर्तित होगा। और जो जल के अणु आपने इकट्ठे किए थे भाई ये तो निकल गया इसमें से, तो परख नली में जल के अणु रहे क्या, नहीं रहे। तो यानी जल का क्या हो गया है, निष्कासन हो गया है या वाष्प के रूप में वो बाहर निकल गया है। अब थोड़ी देर आप उसे रखो और थोड़ी देर बाद क्या करो, उसमें बूंदे डालो वापस से, किसकी, जल की बूंदे डालो। जैसे ही आप जल की बूंदे डालोगे थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वापस से वो कैसा हो गया है, नीला हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है भाई कि जो कॉपर सल्फेट था उसमें जल के अणु विद्यमान थे, गर्म करने पर हम उन जल के अणुओं का निष्कासन कर देते हैं। जब जल के अणु निकलते हैं तो वो श्वेत रंग का होता है और जब पानी वापस डालते हो तो कौन से रंग का हो जाता है, नीले रंग का वो हो जाता है। तो निष्कर्ष में क्या मिलता है भाई, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो सूखे प्रतीत होते हैं, उनमें क्रिस्टलीकरण का क्या होता है, पानी जो कि आपने निकाल दिया। निकालने पर क्या हो जाता है, जब आप गर्म करते हो तो पानी निकलता है और लवण आपका कैसा हो जाता है, श्वेत हो जाता है। और फिर जब पानी डालोगे तो वापस उसका रंग क्या होगा, लौट के आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि हम क्या कर सकते हैं, शुष्क भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपके क्रिस्टल हैं उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले लवण के विषय में। तो अगला क्या है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कहाँ देखा है सबने भाई, पीओपी घर में वो जो सुंदरता के लिए लगाते हैं ना, हम हमारी छतों पर सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाते हैं कॉर्नर्स में और सब तरफ, वो क्या है, पीओपी। क्या है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। तो क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। जिप्सम को 373 केल्विन पर, भाई फिक्स है ये, जिप्सम को 373 केल्विन पर जब आप गर्म करोगे तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी क्या होगा, निर्मित होगा, जिसे आप क्या कहते हो, पीओपी कहते हो। क्या कहते हो भाई, पीओपी। ये जिप्सम का सूत्र है, याद रखना है हमको। गरम कर देंगे 373 केल्विन पर और हमको क्या मिल जाएगा भाई, आपका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या निष्कासित होगा भाई, आधा तो आ गया, तो 1.5 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका निष्कासित होगा, जल का अणु। अब उपयोग क्या है भाई, तो टूटी हड्डी में वो जो प्लास्टर चढ़ाते हैं हड्डी को स्थिर करने के लिए, वो किसका होता है, पीओपी का ही होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है। और क्या काम में आते हैं, खिलौने भी तो इसी के ही बनते हैं, जो बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे खिलौने वो भी इसके बनते हैं। घरों में जो सजावट होती है, पीओपी जिसका हमने उदाहरण दिया भाई, वो कुछ ऐसी इस तरीके की हम डिजाइन बनवाते हैं अपने घरों में, वो भी किसकी है, पीओपी से ही निर्मित होती है। बात आ गई यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो से हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा है कि हम जो है वो रोज कौन कौन से नमक या फिर कहें लवणों का इस्तेमाल हम करते हैं। भाई हम खाते भी लवण हैं, ठीक है, हम नहाते भी लवण से, हम कपड़े भी लवण से ही धोते हैं,
बात समझ में आ गई। घरों में भी हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोहरा लेते हैं कि हम कौन कौन से लवणों का इस्तेमाल करते हैं। भाई देखो, सोडियम क्लोराइड, जल्दी दोहराएंगे, साधारण नाम बोलो मेरे साथ, इसका है साधारण नमक, सूत्र NaCl, काम क्या करता है, भोजन में उपयोग आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम क्या, बोलो जल्दी, कास्टिक सोडा, सूत्र NaOH, क्या काम आता है, साबुन और डिटर्जेंट में। अगला विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलो बोलो, CaOCl2, क्या होता है भाई, CaOCl2। उपयोग क्या है, पानी को जीवाणु मुक्त करने में, और वस्त्रों में भी हम क्या करते हैं, इसे उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, धोने का सोडा या धावन सोडा, जिसमें 10 जल के अणु विद्यमान हैं, तो क्या करते हैं भाई, साफ सफाई में काम में लेते हैं। बोरेक्स उत्पादन में भी हम इसे काम में लेते हैं। अब आगे चलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, केक बनाने में काम में लेते हो। NaHCO3, भोजन को स्पंज के रूप में बनाने में या स्पंजी करने में आप क्या करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हो, या फिर एंटासिड के रूप में भी इसी का ही उपयोग हम करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट POP, ये क्या होता है, टूटी हड्डी जोड़ने में जो आप प्लास्टर लगाते हो वो यही है। सजावट में भी हम क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट, आधा जलकाणु विद्यमान होता है। ये हो गया आपका रिवीजन। और अगर 2 विद्यमान हो जल के अणु तो किसका सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम कहाँ, प्रश्नों की तरफ। तो भाई पहला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का सूत्र है भाई, आधा जो है विद्यमान हो, आधा कहाँ दिख रहा है, आधा भाई आपको, आधा है नहीं, आधा है हाँ, आधा है नहीं, आधा है नहीं, तो भाई आंसर क्या हो गया है आपका, ये वाला इसका आंसर हो गया है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं लिख रही हूं POP, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। और अब कर दो वीडियो को पॉज, क्योंकि ये करके देखना है हमको कि भाई कौन सा क्या काम में आता है। तो भाई ये कौन है, विरंजक चूर्ण है, जिसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योगों के अंदर। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, भोजन को स्पंजी बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ये है आपका धावन सोडा, जिसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है और साफ सफाई में भी किया जाता है। और ये तो भाई नमक है, जिसको हम क्या करते हैं, खाने में डालते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं भाई भोजन के अंदर। अब करना क्या है, जितने भी लवण आपको आए हैं वो सारे लवण आपको याद रखने हैं, उनके रासायनिक नाम, साधारण नाम, उनके उपयोग और सूत्र। बात समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।